हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पानीपत के तीसरे युद्ध के समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी इस पर चर्चा की थी। अभी जो है हम पढ़ेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के क्या कारण थे, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसका परिणाम क्या हुआ और इस युद्ध में मराठों की पराजय के क्या कारण रहे और भारतीय राजनीति को इस युद्ध ने किस प्रकार से प्रभावित किया। तो पानीपत का युद्ध जो था वो 14 जनवरी 1761 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गान थे, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत में हुआ। पानीपत हरियाणा में एक जगह है। सबसे पहले अब्दाली का भारत में प्रवेश। तो अब्दाली से पहले ईरान के जो शासक थे नादिर शाह, जिसने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय में 1739 ईस्वी में, वो जब वापस लौट गया भारत से तो नादिर शाह की मृत्यु हो गई ईरान में। और नादिर शाह की मृत्यु के बाद में उसका एक सेना नायक था अहमद शाह अब्दाली। यही अहमद शाह अब्दाली जो था उसने 1747 ईस्वी के लगभग काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया और अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता जो थी उसकी स्थापना की। ये अफ़गान था और अफ़गानिस्तान में अपनी शक्ति की स्थापना करने के पश्चात इसका जो नया टारगेट था वो भारत था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में जो राज्य हैं जिन पर कभी अफ़गानों का अधिकार रहा या नादिर शाह ने जिन पर आक्रमण किया, जैसे पंजाब, मुल्तान, कश्मीर, इन सब भारतीय भाग जो थे उनको पुनः ये अफ़गानिस्तान के अपने राज्य में शामिल करना चाहता था। इसके अलावा भारत से धन लूटने की इच्छा, अफ़गान सैनिकों को लूटमार के द्वारा संतुष्ट करने की इच्छा और नवीन राज्य अपने साम्राज्य में स्थापित करने की इच्छा, इन सारी जो है इन सारे कारकों के वजह से अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अब्दाली ने भारत में कई बार आक्रमण किया और 1752 ईस्वी में, 1747 में किया, 48 में किया और 1752 ईस्वी में इसने पुनः भारत के पश्चिमोत्तर भारत भाग पर आक्रमण किया और इनसे परेशान होकर के अंतिम रूप से जो मुग़ल शासक था उसने पंजाब और मुल्तान का क्षेत्र अब्दाली को 1752 में सौंप दिया था। इसी समय जब अब्दाली भारत की ओर बढ़ रहा था उसी समय उत्तर भारत में या दिल्ली की जो राजनीति थी उसमें मराठों का सीधा प्रवेश हुआ और ये प्रवेश जो था मुग़ल शासक के सहयोगी या उसके संरक्षक की भांति हुआ। जो मुग़ल वजीर था सफदरजंग अहमद शाह के समय, उसने मराठों के साथ संधि की। रोहिले जो थे उनके अवध का पड़ोसी था रोहिलखंड, तो रोहिले जो थे उनके विरुद्ध सहायता के लिए। अवध का जो शासक था वही मुग़ल शासक का वजीर भी था और अवध और रोहिलखंड के बीच में जो संघर्ष चल रहा था या तनातनी चल रही थी उसी का फ़ायदा उठाने के लिए सफदरजंग जो था उसने मराठों के साथ 1752 में एक समझौता किया, जिसमें मराठे जो हैं रोहिलखंड के विरुद्ध मुग़ल शासक को स्लैश जो सफदरजंग था उसको सहायता प्रदान करेंगे और इसके बदले में मुग़ल शासक उन्हें मराठों को पंजाब, सिंध और दोआब का जो क्षेत्र था वहाँ से चौथ वसूली का अधिकार देंगे। और इसी चौथ वसूली के अधिकार की वजह से अब्दाली और मराठों को एक दूसरे के सामने आना पड़ा, क्योंकि इस समय अब्दाली जो था वो पंजाब, मुल्तान वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा चुका था और मराठे जो थे उनको वहाँ से चौथ वसूली का अधिकार दे दिया गया था। तो एक दूसरे के सामने आना और उन एक दूसरे के साथ संघर्ष होना जो था वो अवश्यंभावी हो गया था। 1757 के लगभग अब्दाली जो था उसने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और नजीब खां जो था उसको अपना वजीर बनाकर मीर बख्शी बनाया उसने मुग़ल साम्राज्य का, और अपना जो पुत्र था तैमूर शाह उसको पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। और ये सारे काम करने के बाद अब्दाली वापस अफ़गानिस्तान लौट गया। अब्दाली के लौटने के बाद मराठे जो थे वो उत्तर भारत की ओर बढ़े और मराठों ने नजीब खां जो था, जो कि अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि कहा जा सकता है मुग़ल राजनीति में या मुग़ल दरबार में, उसको बंदी बना लिया। और इसके पश्चात मल्हार राव होलकर ने हालांकि उसे मुक्त करवा दिया, लेकिन मराठे जो हैं अब पंजाब की ओर बढ़े और वहाँ तैमूर शाह गद्दी पर था लाहौर में, जो कि अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। तो मराठों ने लाहौर पर धावा बोला और उन्होंने तैमूर शाह को वहाँ से भगा दिया।
और अपनी वापसी के दौरान अदीना बेग को वहाँ मराठों ने सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब्दाली के अधिकारियों को जो पंजाब से निकाल दिया गया तो अब्दाली इससे काफ़ी क्रोधित हुआ और से सैन्य फिर से भारत की ओर बढ़ा, और यही अंतिम रीज़न रहा, प्रमुख तात्कालिक कारण जिसे कह सकते हैं, मराठों का पंजाब में अब्दाली के अधिकारियों से संघर्ष और उनको वहाँ से निकाल फेंकना। तो जो युद्ध के प्रमुख कारण हैं उसमें अब्दाली का भारत में आगमन कह सकते हैं, भारत में राजनीतिक शून्यता जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में मुग़लों का पतन आरंभ हो चुका था और ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो मुग़लों का स्थान ले सके और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों को अपने नियंत्रण में रख सकें। तो वहाँ जो राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई और दिल्ली पर अपना अधिकार करने के लिए अब्दाली और मराठों ने जो है अपने प्रयास जो है वो प्रारंभ किए, जो कि इस युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। उत्तर भारत की जो राजनीति थी वो काफ़ी अस्थिर थी। मुग़ल दरबार जो था विभिन्न षड्यंत्रों का अड्डा बना रहा, विभिन्न जो अमीर थे वो शासक पर नियंत्रण स्थापित करने में लगे रहे और एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में लगे रहे। और पंजाब जो था वहाँ अंतिम रूप से जो अफ़गान और मराठा संघर्ष हुआ, तैमूर शाह को भगाया गया, उसने एक कैटालिस्ट उत्प्रेरक का कार्य किया और अब्दाली जो था वो भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ और इसी ने आगे जाकर पानीपत के तृतीय युद्ध को जन्म दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ। युद्ध के समय जो मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उन्होंने उत्तर भारत में व्यवस्था स्थापित करने के लिए सिंधिया और होलकर इन दोनों को जो है वो अधिकृत किया, इन दोनों को उत्तर भारत में भेजा। और ऐसा कहा जाता है कि सिंधिया जो है उन्होंने तुरंत एक्शन लेना या कार्य करना प्रारंभ किया, जबकि होलकर जो है उन्होंने न जाने किस वजह से, लेकिन वो उत्तर भारत में उन्होंने सिंधिया को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जब तक कि अब्दाली जो है वो भारत पर आक्रमण नहीं किया। अब्दाली ने इस समय दिल्ली में जो है वजीर जो था उसने अहमद शाह जो शासक था, आलमगीर द्वितीय जो मुग़ल सम्राट था उसकी हत्या कर दी और काफ़ी मुग़ल अमीरों का वध कर दिया और नजीब खां को वहाँ से भागना पड़ा। नजीब खां अहमद शाह अब्दाली के अधीन कार्य कर रहा था मुग़ल दरबार में। तो नजीब खां जब वहाँ से भागा और अब्दाली को इसकी सूचना मिली तो अब्दाली जो है वो भारत की ओर उसने प्रयाण किया और नजीब खां का पीछा करते हुए दत्ताजी सिंधिया का जो है अहमद शाह अब्दाली की सेना से युद्ध हुआ और इसे बरारी घाट का युद्ध कहते हैं और इसमें दत्ताजी सिंधिया की जो है मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात अहमद शाह अब्दाली जो था उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु हो गई तो मल्हार राव होलकर दिल्ली की ओर अब जाकर के आगे बढ़ा और उसका भी अब्दाली की सेना से जो है वो मुकाबला हुआ और उसे भागना पड़ा वहाँ से पराजित होकर के राजस्थान की ओर। अब्दाली के हाथों इस पराजय की सूचना मिलने पर जो मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उन्होंने सदाशिव राव के नेतृत्व में मराठा सेना को भेजा। इस सेना का जो औपचारिक नेतृत्व प्रदान किया गया था वो विश्वास राव को, जो कि बालाजी बाजीराव का सबसे बड़ा पुत्र था। काफ़ी यंग था ये और इसीलिए औपचारिक नेतृत्व इसको प्रदान किया। वास्तविक नेतृत्व जो है वो सदाशिव राव ने, जो कि पेशवा का चचेरा भाई था, उसने किया। सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा इस युद्ध में निर्णायक, वो उत्तर भारत की विभिन्न जो राजनीतिक शक्तियां थीं उन्होंने किस पक्ष का सहयोग दिया। अगर उत्तर भारत की विभिन्न राजनीतिक शक्तियों या विभिन्न राज्यों ने मराठों का सहयोग दिया होता अब्दाली के विरुद्ध तो अब्दाली को पराजित करना आसान हो जाता, लेकिन उत्तर भारत के जो राज्य थे उनमें भरतपुर के शासक सूरजमल जाट को छोड़ करके और किसी भी शक्ति ने मराठों का सहयोग प्रदान नहीं किया। सूरजमल जाट ने भी युद्ध के पूर्व मराठों को कुछ सलाह दी और उनको सहयोग प्रदान किया, लेकिन उनके साथ भी मराठों की नहीं बनी और सूरजमल जाट भी युद्ध से पूर्व ही मराठों से अलग हो चुके थे। एक प्रमुख रीज़न जो था मराठों को उत्तर भारत के राज्यों का सहयोग न प्राप्त होने के पीछे, वो मराठों की लूट मार की जो प्रवृत्ति थी
वो रहा। मराठे जो थे विभिन्न राज्यों में लूटमार करके वहाँ से चौथ और सरदेश मुखी जबरन वसूल किया करते थे। तो मराठों की जो ख्याति थी वो लुटेरों के रूप में हो रखी थी, और किसी भी अन्य शक्ति ने जो है, अन्य जो जितने भी राज्य थे वो मराठों के विरुद्ध थे ऑलरेडी, और इसीलिए उन्होंने अब्दाली के विरुद्ध मराठों को कोई सहायता जो है वो प्रदान नहीं की। 14 जनवरी 1761 को जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो मराठों का पलड़ा थोड़ा भारी रहा, और मराठों की सेना का जो तोपखाना था उसने अब्दाली की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी कर रहे थे। प्रारंभ में हालांकि काफ़ी क्षति पहुंचाई अब्दाली की सेना को मराठों ने, लेकिन उसके पश्चात विश्वास राव जो थे उसकी मृत्यु हो गई और गोली लग करके। और जैसे ही उसकी मृत्यु का समाचार सदाशिव राव को मिला, वो भी अपना नियंत्रण खो बैठा या आपा खो बैठा और अंधाधुंध लड़ता हुआ इस युद्ध में मारा गया। जब नेतृत्व करता ही मारे गए तो सेना को नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई रहा नहीं, और विभिन्न तुकोजी सिंधिया और विभिन्न जो मराठा नेता थे वो भी लड़ते हुए इसमें मारे गए। और मल्हार राव होलकर जो था उसने आरंभ से ही इस युद्ध में भाग नहीं लिया और बाईस्टैंडर की तरह एक तरफ खड़ा होकर के युद्ध का परिणाम देखता रहा, और जब उसे मराठों की पराजय का आभास हुआ तो वो वहाँ से अपनी सेना सहित भाग निकला। इस युद्ध में बहुत से प्रसिद्ध मराठा सेना नायक जैसे जसवंत राव, पवार, तुकोजी सिंधिया इत्यादि युद्ध में ही मारे गए, और इसके अलावा बहुत से सेना नायकों जैसे इब्राहिम गारदी और जनकोजी सिंधिया इत्यादि और इनके साथ हज़ारों मराठा सैनिकों को जो है घायलावस्था में बंदी बना लिया गया अब्दाली की सेना द्वारा। और इस प्रकार अब्दाली की जीत हुई और मराठों की पराजय हुई पानीपत के तीसरे युद्ध में। इस युद्ध में अब्दाली की विजय हुई, लेकिन अब्दाली ने अपनी इस विजय से कोई स्थायी लाभ नहीं उठाया और पुनः अफगानिस्तान अपने राज्य की ओर लौट गया। पानीपत में मराठा शक्ति जो थी उसे ज़बरदस्त धक्का लगा, और ऐसा कहा जाता है कि मराठों का ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें से किसी मराठा सैनिक की मृत्यु इस युद्ध में ना हुई हो। इस युद्ध ने जहां मराठा शक्ति को आघात पहुंचाया, वहीं जो लड़खड़ाता हुआ मुगल साम्राज्य था उसको भी अपने अंत की ओर पहुंचा दिया, और इसका परिणाम हुआ मराठा शक्ति और मुगलों का जब अंत लगभग हो गया, यह कहें कि उनका पराभव होना प्रारंभ हुआ, तो इसने अंग्रेज़ जो थे उनके लिए रास्ता साफ कर दिया, और अंग्रेज़ जो थे उन्होंने आने वाले समय में पूरे भारत पर जो है अपनी सत्ता स्थापित कर ली और भारत को एक उपनिवेश बनाया। युद्ध में पराजय के कारणों में विभिन्न कारण देखे जा सकते हैं। सबसे पहला जो सेना नायक थे उनमें उनका स्तर। सदाशिव राव जो था एक योग्य सेना नायक था, लेकिन इन्होंने सीधे युद्ध में भाग लिया, जबकि अब्दाली जो था उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध में सीधे भाग नहीं लिया। जैसे ही युद्ध के नेतृत्वकर्ता विश्वास राव और सदाशिव राव की मृत्यु हुई तो मराठा सेना जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई, जबकि अहमद शाह अब्दाली सेना वास्तविक युद्ध में भाग ना लेकर के अपनी सेना का नेतृत्व करता रहा। इसके अलावा अगर सेना की स्थिति देखें तो मराठों की जो सेना थी वो लूटमार पर आधारित थी। उनको रेगुलर वेतन नहीं मिलता था, जो लूटमार से माल मिलता था उसी में से हिस्सा जो है उनको प्राप्त होता था। तो उनमें कोई अनुशासन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि अब्दाली की सेनाएं जो थी पूरी तरीके से अनुशासित थी। उसके जो सेना नायक थे उनमें भी एकता थी, या कहेंगे एक सिस्टमैटिक जो है तरीके से सेना का नेतृत्व किया गया। सैनिक शिविरों की अगर स्थिति देखी जाए तो मराठा जो शिविर थे उनमें सैनिकों के अतिरिक्त मराठा अधिकारियों की पत्नियां, उनकी नौकरानियां और इसके अलावा तीर्थ यात्रा पर आने वाले असंख्य लोग इस सेना में शामिल थे, जिससे उनके रसद पानी की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ गई। यहाँ सैनिकों के साथ साथ इतने असैनिक लोग इस सेना में शामिल थे कि उन पर नियंत्रण रखना, उनमें व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण कारक रहा इस युद्ध में अव्यवस्था का। इसके अलावा जब सदाशिव राव भाव ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद आने वाले 2-3 महीनों का समय उन्होंने पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया और तुरंत अब्दाली पर आक्रमण नहीं किया। ये भी एक जो भूल रही उनकी कूटनीतिक, इसने भी अब्दाली की जो विजय थी
उसमें अपना सहयोग प्रदान किया। कूटनीतिक रूप से भी मराठे जो थे वो असफल रहे। वे उत्तर भारत की जो विभिन्न राज्य थे उनको अपनी ओर मिला नहीं सके, और जितने भी मुस्लिम राज्य थे, जैसे अवध हुआ, रोहेलखंड हुआ, बघेलखंड हुआ, ये जो जितने भी राज्य थे वो सब अब्दाली की ओर मिल गए। तो मराठों की पराजय का एक मूल कारण उत्तर भारत की शक्तियों का सहयोग प्राप्त न कर पाना भी रहा।